जी के मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं मित्र सेन नारायण टीजीटी पीजीटी इंग्लिश श्रृंखला के अंतर्गत सीरीज के अंतर्गत 4 टेस्ट सीरीज आप देख चुके हो लिटरेरी टर्म की। आज 5वीं टेस्ट सीरीज आप ध्यानपूर्वक सुने। इस चर्चा को आपका ज्ञान अवश्य ही बढ़ रहा होगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज 161 से लेकर से 200 तक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 161वां है, प्रॉब्लम प्ले किसने कॉइन किया? जो प्रॉब्लम प्ले है किसके द्वारा कॉइन किया गया? तो सिडने ग्रंडी, CASYDNEY, सिडने ग्रंडी, GRUNDY। तो ये जो टर्म था प्रॉब्लम प्ले का, ये सिडने ग्रंडी के द्वारा कॉइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a problem play is the presentation of the conflict between man's will and his environment। ये एक परिभाषा दी गई है कि प्रॉब्लम प्ले व्यक्ति की इच्छाओं और उसके वातावरण के मध्य टकराव को प्रस्तुत करता है। ये परिभाषा किसने दी है? ए प्रॉब्लम प्ले इज द प्रेजेंटेशन of the conflict between man's will and his environment। तो ये परिभाषा दी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। प्रॉब्लम प्ले व्यक्ति की इच्छा और उसके वातावरण के मध्य टकराव को प्रस्तुत करता है या प्रस्तुतिकरण है। क्वेश्चन नंबर 163, A tendency to set literary works in a particular region is known as। मतलब जब किसी टेंडेंसी को लिटरेरी वर्क्स की तरह सेट किया जाता है विशिष्ट रीजन के कारण, विशिष्ट रीजन में, पार्टिकुलर रीजन में, जब किसी टेंडेंसी को लिटरेरी वर्क को सेट किया जाता है, लिटरेरी वर्क को सेट किया जाता है किसी विशिष्ट परिस्थिति में, तो ये किसके नाम से जाने जाते हैं? जब किसी विशिष्ट रीजन में, मतलब विशिष्ट धर्म में, एक लिटरेरी वर्क्स को सेट करने के लिए एक टेंडेंसी को, इस टर्म को क्या जाना जाता है? इस टर्म को जाना जाता है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म डी सही है, ना ही यूनिवर्सलिज्म, ना ही रीजनल लेनेस सही है, ना ही नेशनलिज्म सही है, ना ही रीजनलिज्म सही है। सही है रीजनलिज्म, डी वाला। अगला क्वेश्चन 164, द वेक्सेस ऑफ हार्डी किसका उदाहरण है? मतलब एक रचना है द वेक्सेस, WESSEX, द वेक्सेस ऑफ हार्डी किसका उदाहरण है? तो द वेक्सेस ऑफ हार्डी जो है ये उदाहरण है रीजनलिज्म, जो अभी हम बता गए थे, टेंडेंसी टू सेट लिटरेरी वर्क्स इन ए पार्टिकुलर रीजन। तो द वेक्सेस ऑफ हार्डी उसी का उदाहरण है, किसका? रीजनलिज्म का ही उदाहरण है। नेक्स्ट, रोमांटिसिज्म को, मतलब जो रोमांटिक काल था उसको रिनेसां ऑफ वंडर की तरह किसने कहा? रोमांटिसिज्म एज द रिनेसां ऑफ वंडर, मतलब रिनेसां ऑफ वंडर, वंडर का रिनेसां की तरह रोमांटिसिज्म को अगर किसी ने बताया है तो थिएडर वाट्स डंटन साहब ने बताया रोमांटिसिज्म को द रिनेसां ऑफ वंडर बताया, थियोड्री वाट्स डंटन साहब। किसने? थियोड्री वाट्स डंटन साहब ने। 166वां क्वेश्चन,
रोमांटिसिज्म को एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी किसने कहा? मतलब दी रिनेस ऑफ वंडर तो रोमांटिक युग को थिएड्रा वाट्स डंटन साहब ने कहा, लेकिन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी किसने कहा? एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी किसने कहा रोमांटिसिज्म को? तो एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी कहा है पैटर साहब ने, PATER, पैटर साहब ने। अगला है इट इज ए थिएट्रिकल डिवाइस थ्रू विच एन एक्टर एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स टू द ऑडियंस अलोन इट इज। कह रहा है एक ऐसी थिएट्रिकल डिवाइस जिसके माध्यम से एक्टर जो है अपने विचारों को प्रस्तुत करता है ऑडियंस से अकेले। मतलब उस डिवाइस का नाम बताना है, उस टर्म का, उस डिवाइस का नाम बताना है जिसमें जो एक्टर होता है श्रोताओं से अपने अकेले, मतलब कोई मंच पर दूसरा नहीं होता है, श्रोता स्वयं अकेले अपने विचार श्रोताओं से कहता है। तो ऐसे डिवाइस को कहते हैं सॉलिलोक्यू। सॉलिलोक्यू, SOLILOQUY, सॉलिलोक्यू। 168वां क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म that is applied to many of the works of a group of dramatists who were active in the 1950s? The popular dramatist of this group, Adamo, Beckett, Janet, Ionesco and Pinte। कह रहा है कि ये टर्म कौन सा था जिसमें नाटककारों के समूह, मतलब नाटककार एक समूह में अपने कार्यों को, अपने नाटकों को प्रस्तुत करते थे, और नाटककारों के समूह के कार्य जो है कई नाटक एक साथ प्रस्तुत अप्लाई करते थे, और ये एक्टिव था, मतलब ये ग्रुप जो है एक्टिव था 1950 के दौरान एक्टिव हुआ। इस प्रसिद्ध नाटककारों के ग्रुप में कुछ नाटककार हैं जैसे एडामो, बेकेट, जेनेट, आइनेस्को और पिंटे, PINTEADAMOV, एडामो। तो ये कुछ प्रसिद्ध नाटककार हैं। 1950 के दौरान जब ये ग्रुप नाटककारों का एक ग्रुप था, अपने कार्य को एक साथ अप्लाई करते थे, तो ऐसी क्रिया को, ऐसे टर्म को क्या कहा जाता है? तो ऐसे क्रिया को, ऐसे टर्म को थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है ये फ्रेज, ये वाक्य किसने कॉइंड किया? तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो ये फ्रेज है, जो वाक्यांश है, इसको कॉइंड करने वाले मार्टिन एसलिन है। मार्टिन एसलिन, ESSLIN, मार्टिन एसलिन साहब हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड फ्रेज को कॉइंड करने वाले। वर्स लीवर इज, बता चुके हैं वर्स लीवर क्या होती है। तो वर्स लीवर या तो फ्री वर्स होती है या ओपन फॉर्म, ना ही कोलोफोन होता है, ना ही क्लोज्ड फॉर्म होता है, ना ही राइम्ड फॉर्म होता है। वर्स लीवर इसमें ऑप्शन सही होगा ओपन फॉर्म, यानी चौथा। 171वां क्वेश्चन है, डार्क लेडी अपीयर्स इन दी सोनेट सॉन्ग। मतलब किसके सोनेट में डार्क लेडी दिखाई देती है? डार्क लेडी नामक पात्र किसके सोनेट में दिखाई देती है? तो शेक्सपियर के सोनेट में डार्क लेडी नामक पात्र दर्शाया गया है, वर्णन किया गया है। तो डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर। 172वां क्वेश्चन, एसाई वर्ड जो है, मतलब जिससे ऐसे निकला है, तो एसाई वर्ड जो है, इसको जो फ्रेंच भाषा का एसाई वर्ड है उसी से ऐसे निकला है इंग्लिश का निबंध।
ESSAI, जिसका अर्थ होता है अटेम्प्ट। तो एसआई वर्ड को किसने कॉइन किया? तो एसआई वर्ड को मोंटेन साहब ने कॉइन किया था। MONTAIGNE, मोंटेन साहब ने कॉइन किया था एसआई वर्ड को। अगला है 73वां क्वेश्चन, पोट्री इज म्यूजिकल थॉट। ये किसका विचार है कि कविता एक म्यूजिकल थॉट है, मतलब संगीत में विचार है। काव्य है एक संगीत में विचार है, काव्य संगीत में विचार है। ये किसका विचार है? तो कविता या काव्य संगीत में विचार है, ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं वो कार्लिले साहब हैं। कार्लिले, CARLYLE, कार्लिले साहब कहते थे पोट्री इज म्यूजिकल थॉट। अगला है एक्ट इज। एक्ट क्या है? तो एक्ट जो है ना ही चैप्टर ऑफ ए प्ले है, ना ही एक्टिंग बाय एक्टर्स है, ना ही एन एक्टिंग कैटेगरी इन दी प्ले है। एक्ट की सही परिभाषा है ए मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ ए प्ले, मतलब एक नाटक के एक्शन में एक मुख्य डिवीजन है, मुख्य भाग है एक्ट। तो ऑप्शन ए सही होगा 174 का, ए मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ ए प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाउंट्स इज एन यूफेमिज्म फॉर। जाउंट्स जो शब्द है ZOUNTS, जाउंट्स जो शब्द है वो यूफेमिज्म, एक यूफेमिज्म है, एक उत्साह है। किसके लिए? तो जाउंट्स इज एन यूफेमिज्म, EUPHEMISM, यूफेमिज्म जो है किसके लिए? गॉड्स वाउंड्स के लिए, गॉड के घाव के लिए, मतलब ईश्वर के घाव के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है जाउंट्स, JOUNTS। जाउंट्स शब्द जो है ईश्वर के घावों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दी पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय। जो ये पुलित्जर प्राइज जो है ये किसके द्वारा अवार्ड किया जाता है, किसके द्वारा सम्मानित दिया जाता है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में जो है उसके द्वारा पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। अगला है मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोज सिग्निफाइंग। एक मिथ जो शब्द है MYTH, मिथ शब्द जो है ग्रीक भाषा के माइथोज से आया है, MYTHOS। मिथ जो है ग्रीक भाषा के माइथोज से आया है। तो इसको सिग्निफाइंग करेंगे तो क्या है इसका अर्थ? तो माइथ जो शब्द ग्रीक भाषा माइथोज से आया है, इसका अर्थ होता है एक स्टोरी या एक प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड, मतलब या स्टोरी या प्लॉट या सत्य या कोई खोज, इसी को मिथ कहते हैं। माइथोज का अर्थ यही है, ए स्टोरी ऑब्लिक प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड। 178 क्वेश्चन नंबर 178 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है एजिटप्रॉप थिएटर ए वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में जो एजिटप्रॉप थिएटर जो है अच्छी तरीके से जाना गया। तो ये क्या है एजिटप्रॉप थिएटर? 20वीं शताब्दी में वेल नोन फॉर्म है, अच्छी तरीके से प्रसिद्ध है एजिटप्रॉप थिएटर, AGITPROP, एजिटप्रॉप थिएटर एक प्रसिद्ध है 20वीं शताब्दी। तो क्या है? पहला ऑप्शन है ए फॉर्म ऑफ फोल्क थिएटर इन रूरल इंग्लैंड, मतलब ग्रामीण इंग्लैंड में लोक कथाओं का थिएटर है, फॉर्म है। या ब्रेथियन ड्रामा है, मतलब या फिर बार्थियन ड्रामा है। या मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, या मार्क्सवादी और कम्युनिस्टवादी जो विचार हैं उनको ड्रामा में यूज करना, थिएटर में यूज करना, यही एजिटप्रॉप थिएटर है। चौथा
ए सिविल राइट्स मूवमेंट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ शिकागो यूनाइटेड स्टेट। यह सिविल अधिकारों का जो आंदोलन था शिकागो और अमेरिका की गलियों का, उसके बारे में थिएटर में, उन्हीं के बारे में थिएटर पर बताना। तो सही अर्थ है, सही ऑप्शन है जो एजिट प्रॉफ थिएटर था 20वीं शताब्दी में जाना गया, उसमें मार्क्सवादी और कम्युनिस्टवादी प्रोपेगेंडा के बारे में बताया जाता था थिएटर पर ड्रामा के द्वारा। 179 क्वेश्चन नंबर 179, इट इज ए जेनर ऑफ फिक्शन which is characterized by mystery and supernatural horror. It is often set in a dark castle or other medieval setting. It is कह रहा है ये एक कहानी का जेनर है जो कैरेक्टराइज किया जाता है मिस्ट्री और सुपरनेचुरल हॉरर के द्वारा। अब आपको ऐसे उस कहानी के जेनर का नाम बताना है जिसके पात्र जो हैं, पात्रों में वर्णन किया जाता है पात्रों को मिस्ट्री और सुपरनेचुरल हॉरर के द्वारा, दैवी भय के द्वारा और मिस्ट्री के द्वारा उसमें कैरेक्टराइज किया जाता है। और ये जेनर जो है ये एक फिक्शन का जेनर है। और डार्क कैसल में या तो ये अक्सर सेट किया जाता है या मिडवेल सेटिंग में। तो ये कौन सा जेनर है? तो ये है गोथिक फिक्शन। गोथिक फिक्शन जो होते हैं, जो गोथिक कहानियां होती हैं, वो मिस्ट्री और सुपरनेचुरल हॉरर होता है। उनमें डार्क कैसल या अदर मिडवेल सेटिंग में वो सेट किए जाते हैं, उसे गोथिक फिक्शन कहते हैं। ना ही रोमांटिक फिक्शन या ना ही रीजनलिज्म, इन्हें कहते हैं गोथिक फिक्शन। नेक्स्ट है द कैसल ऑफ ओरेंटर, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, OTRANTO। कह रहा है ये जो नॉवेल है ये किसका है? एक गॉथिक स्टोरी है इसकी, एक नॉवेल है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, एक गोथिक स्टोरी है इसमें। लेकिन ये कैसल ऑफ ओट्रेंटो किसका है ये नॉवेल? तो ये नॉवेल है होरेस वालपोल का। किसका है? होरेस वालपोल का ये द कैसल ऑफ ओट्रेंटो एक गोथिक स्टोरी वाला उपन्यास है होरेस वालपोल का। अगला है फ्रैंकेनस्टाइन किसने लिखा है? एक नाटक, एक उपन्यास है। फ्रैंकेनस्टाइन किसने लिखा है? FRANKENSTEIN। तो फ्रैंकेनस्टाइन ये किसने लिखा है? तो फ्रैंकेनस्टाइन जो है ये मैरी शैली ने लिखा है। किसने लिखा है? मैरी शैली ने। अगला है एपिस्टोलरी शब्द जो है ये लैटिन भाषा के एपिस्टोला से लिया गया है। एपिस्टोलरी जो शब्द है EPISTOLARY, एपिस्टोलरी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के एपिस्टोला से लिया गया है। APISTOLA किस भाषा से? लैटिन भाषा के एपिस्टोला शब्द से लिया गया है एपिस्टोलरी शब्द। तो ये एपिस्टोला जो लैटिन भाषा का शब्द था जिससे एपिस्टोलरी निकला है, तो एपिस्टोला का अर्थ क्या होता है? तो एपिस्टोला का अर्थ होता है ए लेटर। एपिस्टोला का अर्थ होता है ए लेटर यानी एक अक्षर। अगला है इट इज ए फिक्शनल सोसाइटी विच इज क्वाइट अपोजिट टू अटोपिया। इट इज मतलब एक ऐसी फिक्शनल सोसाइटी जो बिल्कुल अटोपिया के विरुद्ध में है। एक ऐसी कथानात्मक सोसाइटी, फिक्शनल सोसाइटी जो बिल्कुल अटोपिया के विरुद्ध में है, तो वो है डिस्टोपिया। मतलब अटोपिया के बिल्कुल भी विपरीत कहानी है, फिक्शनल सोसाइटी है, तो उसको कहते हैं डिस्टोपिया। ना ही आर्केडिया कहते हैं, ना ही कॉमनवेल्थ कहते हैं, कहते हैं डिस्टोपिया, DYSTOPIA, डिस्टोपिया। अगला है हक्सले साहब ने
एक रचना की है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। हक्सले साहब ने एक रचना की है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, मतलब अल्डस हक्सले साहब ने एक रचना की है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो ये हक्सले साहब की जो रचना है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये किसका उदाहरण है? तो हक्सले साहब के द्वारा रचित ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है ये डिस्टोपियन फिक्शन है। अभी हमने नहीं बताया आटोपिया के विरोध में लिखा जाता है डिस्टोपिया, तो उसी से रिलेटेड, डिस्टोपिया से रिलेटेड कहानी है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, हक्सले साहब की डिस्टोपियन फिक्शन की। अगला है एन एकेडेमिक फिक्शन, जाना जाता है, मतलब एन एकेडेमिक फिक्शन किस तरीके से जाना जाता है? ए एकेडेमिक फिक्शन। तो एन एकेडेमिक फिक्शन जो है वो जाना जाता है कैंपस फिक्शन के तौर पर। कैंपस, CAMPUS। तो एन एकेडेमिक फिक्शन इज नोन एज कैंपस फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन भगत। चेतन भगत ने एक कहानी लिखी, एक किताब लिखी है 5 पॉइंट समवन। 5 यानी 5 पॉइंट समवन। 5 पॉइंट समवन जो है ये चेतन भगत की किताब है। किसका उदाहरण है? तो 5 पॉइंट समवन जो है ये कैंपस फिक्शन, कैंपस कहानी का उदाहरण है। और कैंपस फिक्शन जो है इसी को एकेडेमिक फिक्शन भी कहते हैं। और इसका उदाहरण जो है चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन। अगला है डोरिस लर्निंग। डोरिस लेसिंग ने एक किताब लिखी है, डोरिस DORIS, डोरिस लेसिंग LESSING। डोरिस लेसिंग ने एक किताब लिखी है सिकास्टा, SHIKASTA, सिकास्टा। तो डोरिस लेसिंग ने एक किताब लिखी है सिकास्टा। ये किसका उदाहरण है? सिकास्टा। तो सिकास्टा जो किताब है डोरिस लेसिंग की, ये उदाहरण है स्पेस फिक्शन का। किसका है? स्पेस फिक्शन का। SPACE फिक्शन, FICTION फिक्शन का। अगला, इट इज ए काइंड ऑफ फिक्शन which deals often playfully and self-referentially with the writing of fiction or its convention it is। मतलब ये किस प्रकार की कहानी होगी जिसमें डील किया जाता है किसके बारे में? ऑफन प्लेफुल्ली, मतलब ऐसी कहानी जिसमें अक्सर प्लेफुल्ली मतलब नाटक के तौर पर और स्वयं को रिफरेंसली प्रस्तुत किया जाता है, विद राइटिंग ऑफ फिक्शन और कन्वेंशंस। तो ऐसी को क्या कहेंगे? ऑफन प्लेफुल्ली एंड सेल्फ रिफरेंसली विद द राइटिंग ऑफ फिक्शन और इट्स कन्वेंशंस। तो ऐसी इस प्रकार की कहानी को कहा जाता है मेटा फिक्शन। क्या कहा जाता है? मेटा फिक्शन। 189वां क्वेश्चन है, मेटा फिक्शन को किसने इस तरीके से डिफाइन किया है? परिभाषा दी है उसने, किसने दी है ये परिभाषा मेटा फिक्शन के लिए? फिक्शनल राइटिंग विच सेल्फ कॉन्सली एंड सिस्टमैटिकली draws attention to its status as an artifact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality। ये परिभाषा किसने दी है कि फिक्शनल राइटिंग जिसमें सेल्फ कॉन्शियसली और सिस्टमैटिकली ढंग से खींचा जाता है ध्यान अपने स्टेटस की तरफ, एक आर्टिफैक्ट की तरह, इस उद्देश्य से कि पोज क्वेश्चन अबाउट रिलेशनशिप, और जो पोज के क्वेश्चन होंगे वो फिक्शन और रियलिटी के मध्य में होंगे। फिक्शनल राइटिंग विच सेल्फ कॉन्शियसली एंड सिस्टमैटिकली ड्रॉज अटेंशन टू इट्स स्टेटस एज एन आर्टिफैक्ट in order to pose questions about the relationship between fiction and reality। तो ये परिभाषा दी है मेटा फिक्शन की पैट्रिसिया वाग ने। किसने?
पैट्रिसिया वॉग्ने, PATRICIA, पैट्रिसिया वॉग, WAUGH, वॉग्ने। अगला क्वेश्चन 190वां। इट इज ए जेनर ऑफ फिक्शन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन यंग वर्किंग वुमेन एंड देयर इमोशनल लिव्स। मतलब कहानी का ये कौन सा जेनर है, किस प्रकार की कहानी ये होती हैं जिसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है युवा कार्य यंग वर्किंग वुमेन पर। मतलब वो कहानी का कौन सा प्रकार होता है जिसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है युवा वर्किंग वुमेन पर और उसके इमोशनल रहन सहन पर। यंग वर्किंग वुमेन एंड देयर इमोशनल लिव्स पर। तो ये कहानी का जेनर होता है चिक लिट। कौन सा? चिक लिट, CHICK और लिट LIT, चिकलिट होता है। तो ऐसी कहानी को कहा जाता है चिकलिट, जिसमें युवा वर्किंग वुमेन पर और उसके रहन सहन पर ध्यान दिया जाता है। तो ऐसी कहानियों को चिकलिट के अंतर्गत गिना जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉन्डेंस बसेल की कहानी सेक्स एंड द सिटी किसका उदाहरण है? तो कैंडेंस बसेल की जो कहानी है सेक्स एंड द सिटी, ये चिकलिट का ही उदाहरण है। जो अभी हमने नहीं बताया, यंग वर्किंग वुमेन और उनके रहन सहन पर ध्यान देकर जो कहानी लिखी जाती है, ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो उसे चिकलिट की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसी ही एक कहानी है कैंडेंस बसेल की सेक्स एंड द सिटी। अगला क्वेश्चन, पॉपुलर फिक्शन प्रसिद्ध कहानी, वर्नाकुलर फिक्शन प्रसिद्ध कहानी, वर्नाकुलर फिक्शन और कैटेगरी फिक्शन, पेपरबैक फिक्शन। इस प्रकार के अदर नेम्स हैं। पॉपुलर फिक्शन, वर्नाकुलर फिक्शन, कैटेगरी फिक्शन, पेपरबैक फिक्शन आदि दूसरे नाम जाने जाते हैं। दूसरा नाम मतलब पॉपुलर फिक्शन, वर्नाकुलर फिक्शन, कैटेगरी फिक्शन, पेपरबैक फिक्शन, और भी एक दूसरा नाम है। कौन सा नाम है? जंक फिक्शन या मेटा फिक्शन या कैंपस फिक्शन या और कोई। तो पॉपुलर फिक्शन, वर्नाकुलर फिक्शन और कैटेगरी फिक्शन या पेपरबैक फिक्शन, और इसमें चारों में से सही नाम है जंक फिक्शन, भी इन्हीं को कहते हैं, JUNK, जंक फिक्शन। अगला है, विच टाइप ऑफ फिक्शन इंक्लूड्स जेनर्स लाइक हॉरर, डिटेक्टिव, क्राइम, साइंस, रोमांस, वेस्टर्न, एक्शन, एडवेंचर, मिस्ट्री आदि। मतलब किस प्रकार की कहानी में हॉरर होता है, डिटेक्टिव होता है, क्राइम होता है, साइंस का वर्णन किया जाता है, रोमांस का वर्णन किया जाता है, वेस्टर्न, एक्शन, एडवेंचर का वर्णन किया जाता है और मिस्ट्री का वर्णन किया जाता है, रहस्य। तो ये किस प्रकार की कहानी होती हैं जिनमें हॉरर, भय, डिटेक्टिव, क्राइम, साइंस, रोमांस और वेस्टर्न, एक्शन, एडवेंचर और मिस्ट्री आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहानी होती है जंक फिक्शन। कैसी होती है? जंक फिक्शन। अगला क्वेश्चन बड़ा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अक्सर पेपरबैक एडिशन में प्रकाशित होने वाली चीप प्राइस, मतलब जो जिसके बारे में तुम्हें बताया जाएगा, जो कहानियां होती हैं, ये एक सस्ते कीमत पर पेपरबैक प्रकाशन में प्रकाशित होती हैं। पेपरबैक एडिशन में अक्सर प्रकाशित होती हैं। ध्यान दें, मतलब सस्ती कीमतों पर पेपरबैक एडिशन में प्रकाशित होती हैं। और ये जो हैं ऑल दी एंटरटेनिंग स्टफ, मतलब हर मटेरियल में, ये हर मटेरियल का ये एंटरटेनिंग करती हैं, हर प्रकार के, चाहे उनमें हॉरर को बताना हो,
चाहे साइंस को बताना हो, क्राइम बताना हो, रोमांस हो, वेस्टर्न एक्शन एडवेंचर हो या मिस्ट्री हो, हर प्रकार का स्वाद, हर प्रकार का मनोरंजन इन कहानियों में मिलता है और प्रकाशित होती हैं सस्ती कीमत के साथ पेपर बैक एडिशन में प्रकाशित होती हैं। और क्या होता है, प्लॉट इज इंटरेस्टिंग, प्लॉट जो है इनमें जो कहानियों के भाग जो हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं, एज इट कीप्स द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, और इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि पाठक का रुचि बना रहे इनके अंत तक, जब तक ये खत्म ना हो जाए। इट मिनर्स द कंटेम्परेरी लाइफ, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जिस समय ये लिखी जाती है उस समय के समाज से ये बिल्कुल मिरर होती है, दर्पण होती है समकालीन जिंदगी का। नो सीरियस इशू इज टच्ड, कोई भी सीरियस इशू इसको टच नहीं किया जा सकता है, किसी भी नो सीरियस इशू इज टच्ड, कोई सीरियस इशू जो है टच नहीं किया जाता है। तो ऐसी कहानी कौन सी होती है जो सस्ती कीमत में पेपर बैक एडिशन में प्रकाशित होती हैं, हर प्रकार का मटेरियल, हॉरर, क्राइम, साइंस, रोमांस, वेस्टर्न एक्शन, एडवेंचर और मिस्ट्री जैसे पॉइंटों को छूती हैं और पाठकों का इंटरेस्ट भी बनाए रखती हैं अंत तक, और समकालीन जीवन का ये मिरर भी होती है, लेकिन कोई सीरियस इश्यू को टच नहीं करती। तो ऐसी कहानियां होती हैं जंक फिक्शन। कैसे, क्या होती हैं? जंक फिक्शन। अगला है, एक कहानी है दी डा विंसी कोड, नाम है डा, DA डा विंसी VINCI, दी डा विंसी कोड COD। दी डा विंसी कोड जो है ये उदाहरण है जंक फिक्शन का, लेकिन दी डा विंसी कोड जो जंक फिक्शन है इसको लिखा किसने है? डा विंसी कोड को। तो दी डा विंसी कोड जो एक जंक फिक्शन है इसे लिखा गया है डैन ब्राउन के द्वारा, DAN डैन ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ए निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट, इट फ्लोरिश्ड इन यूरोप अर्ली 20th century, it is based on irrationality and negation of the laws of beauty it is। कह रहा है कि ये निहिलिस्टिक एक आर्ट मूवमेंट है। क्या है? निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट है और ये यूरोप में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फला फूला। एक निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट है और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फला फूला, और ये इरेशनली और नेगाशन पर आश्रित है। मतलब इरेशनली और नेगाशन मतलब सुंदर नियमों के नेगाशन और इस इरेशनलिटी पर ये आश्रित है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फला फूला यूरोप में, और ये निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट है। तो कह रहा है कि ये कौन सा है? तो इसे मूवमेंट को कहा जाता है डाडाइज्म, डाडाइज्म, DADAISM, डाडाइज्म कहा जाता है। ना ही सिंबोलिज्म कहा जाता है, ना ही फ्यूचरिज्म कहा जाता है। जो निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट है जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में फला फूला और सुंदरता के नियमों के निगेशन और इरेशनलिटी पर आधारित है, इसे कहा जाता है डाडाइज्म। अगला क्वेश्चन, इट इज एन आर्टिस्टिक मोमेंट, ये एक आर्टिस्टिक मोमेंट है, 19वीं शताब्दी के अंत में आया। 19वीं शताब्दी के अंत में आया ये आर्टिस्टिक मोमेंट है, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट करने के मतलब ये कोशिश की जाती है कि अभिव्यक्त किया जाए एब्स्ट्रैक्ट और मिस्टिकल विचारों को, आकर्षित और मिस्टिकल विचारों को अभिव्यक्त किया जाए सिंबॉलिक के माध्यम से। मतलब जो सिंबॉलिक प्रतीकात्मक तस्वीरों के द्वारा बात को कहा जाए, मिस्टिकल आइडियाज को मतलब रहस्यमय विचारों को कहा जाए प्रतीकात्मक सिंबॉलिक यूज ऑफ इमेज के तौर पर कहा जाए। और 19वीं शताब्दी के अंत में आया, मतलब लेट 19th सेंचुरी में आया आर्टिस्टिक मोमेंट। तो इसका क्या नाम है? तो ये
आर्टिस्टिक मूवमेंट जो 19वीं शताब्दी के लेट में आया, जिसमें विचारों को, मिस्टिकली विचारों को और अब्स्ट्रैक्ट को अभिव्यक्त करने के लिए सिंबॉलिक ऑफ इमेज का प्रयोग किया जाता है, तो ये है सिंबोलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंबोलिज्म। अगला क्वेश्चन है, इट इज ए रिवोल्ट, 198वां क्वेश्चन है, इट इज ए रिवोल्ट अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। ये एक क्रांति थी रियलिज्म और नेचुरलिज्म के खिलाफ। ध्यान दें, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद के खिलाफ ये लोग थे। ठीक है, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद के खिलाफ क्रांति थी। और क्या था? इट अटेम्प्ट्स टू अचीव ए साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रियलिटी। और इस मोमेंट ने, जो प्रकृतिवाद और यथार्थवाद के खिलाफ में था, इसने प्रयास किया पाने का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वास्तविकता को पाने का प्रयास किया, ना कि रिकॉर्ड एक्सटर्नल इवेंट्स इन लॉजिकल सस्पेंस। इस चीज में उसने ज्यादा दिमाग नहीं खर्च किया कि एक्सटर्नल इवेंट्स जो लॉजिकल सीक्वेंस में है, मतलब जो लॉजिकल सीक्वेंस में है, ऐतिहासिक तथ्यों में है, एक्सटर्नल इवेंट्स, उनको रिकॉर्ड करने की अपेक्षा इसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वास्तविकता को पाने की कोशिश की। और वह यथार्थवाद और प्रकृतिवाद के खिलाफ था। और क्या था? इट प्रेजेंट्स द वर्ल्ड फ्रॉम सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव। और इसने प्रस्तुत किया संसार को सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव से, मतलब इस दृष्टिकोण से। किससे? सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव की दृष्टिकोण से संसार को प्रस्तुत किया। आर्टिस्ट्स सीक टू एक्सप्रेस मीनिंग और इमोशनल एक्सपीरियंस रेदर देन फिजिकल रियलिटी। जो कलाकार लोग होते हैं वो ढूंढते हैं अपने व्यक्त करने के लिए मीनिंग और इमोशनल एक्सपीरियंस, और अपने भावों को अभिव्यक्त देने के लिए आर्टिस्ट लोग इस मोमेंट को खोजते हैं, ना कि फिजिकल वास्तविकता के लिए खोजते हैं। तो ये जो मोमेंट था ये है एक्सप्रेशनिज्म। कौन था? ना ही इम्प्रेशनिज्म था, ना ही डाडाइज्म था, ना ही थिएटर ऑफ द एब्सर्ड था। ये था एक्सप्रेशनिज्म। EXPRESSIONISM, एक्सप्रेशनिज्म। बहुत अच्छा ये मोमेंट है। 199वां क्वेश्चन, इट इज ए मोमेंट बाय अमेरिकन एंड इंग्लिश पोएट्स। अब ये बताइएगा, ऐसा आंदोलन जो अमेरिकन और इंग्लिश पोएट्स के द्वारा चलाया गया, ठीक है, शुरुआती 20वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ और विक्टोरियन सेंटिमेंटलिटी, मतलब विक्टोरियन सेंटिमेंटली, जो विक्टोरियन महत्वपूर्ण कार्य थे उनके विरोध में चला। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रारंभ हुआ और इसमें कॉमन स्पीच यूज की गई और फ्री वर्स में यूज की गई, मतलब सामान्य भाषा यूज की गई और फ्री वर्स में। क्लियर कॉन्क्रीट इमेजरी, मतलब साफ साफ जो भी कहा गया बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं, कविता की तरह बिल्कुल साफ साफ कहा गया, क्लियर कॉन्क्रीट इमेजरी। तो बताओ ये कौन सा मोमेंट है? अमेरिकन और इंग्लिश पोएट्स के द्वारा ये मोमेंट चलाया गया। शुरुआती 20वीं अर्ली 20th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ और विक्टोरियन सेंटिमेंटलिटी के विरोध में था। और इसमें सामान्य भाषा बोल, मतलब जो कॉमन लोगों की भाषा है, कॉमन स्पीच यूज किया गया और फ्री वर्स में इन्होंने लिखा कविता और क्लियर कॉन्क्रीट इमेजरी में। तो ये जो मोमेंट था अमेरिकन और इंग्लिश पोएट्स के द्वारा शुरुआती 20वीं शताब्दी में चलाया गया विक्टोरियन सेंटिमेंटली के विरोध में, सामान्य भाषा फ्री वर्स में लिखने के लिए अपनी क्लियर कॉन्क्रीट इमेजरी को। तो ये मोमेंट था इमेजिज्म, IMAGISM, इमेजिज्म। 2वां क्वेश्चन, ये तो 199वां था, 2वां क्वेश्चन है, इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑथर्स। ये लेखकों का ग्रुप है जो रेप्यूटेटेड रिस्पेक्टेबिलिटी एंड नॉर्मल सोशल बिहेवियर। ये ग्रुप जो है लेखकों का ग्रुप है जो रेप्यूटेटेड रिस्पेक्टेबिलिटी, जो उत्पन्न करता है रिस्पेक्टेबिलिटी और नॉर्मल सोशल बिहेवियर।
They cultivated a rootless manner of living. They rejected standard narrative values and sought sexual liberation and exploration. They became drug addicts and were devoted to jazz. This group belongs to. आपको ये बताना है कि लेखकों का ग्रुप था जो रिस्पेक्टेबिलिटी को रिप्रोड्यूस करते थे और सामान्य सामाजिक व्यवहार को रिप्रोड्यूस करते थे। और क्या था? कल्टीवेटेड, उन्होंने विकसित किया रूटलेस मैनर, जीने के रूटलेस मैनरों को विकसित किया, बिना अस्तित्वहीन तरीकों को इस ग्रुप ने विकसित किया, कल्टीवेट किया। और क्या किया उन्होंने ऐसे लेखकों ने? दी रिजेक्टेड स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यू को और विचारों को। उन्होंने स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया और सेक्सुअल लिबरेशन और विलासितापूर्ण उदारवाद उन्होंने ढूंढा, एक्सप्लोरेशन उन्होंने ढूंढा, और वे ड्रग लेने लगे, ड्रग के आदी हो गए, दवा के आदी हो गए, नशा के आदी हो गए और जैज के डिवोटेड थे, जैज JAZZ के डिवोटेड थे।